चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी समानुपात में है तो a माइनस डी बी माइनस सी बड़ा या बराबर होगा x के, तो x का अधिकतम मान ज्ञात करें। ठीक है ना, x की मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है इन ऑप्शन में से देख। तो देखो अगर वो कह रहा है कि ये सारे जो है समानुपात में है, मतलब प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब आप ए बी सी डी की कोई वैल्यू मान लो। मैंने आपसे कहा कि एक दो के अलावा कुछ भी मानने की कोशिश किया करो, क्योंकि उससे एक ही बार में आंसर सही आ जाता है। हालांकि इसमें एक बार में नहीं आएगा। हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी का रेशो क्या है, 1:3। सी डी का रेशो मान लेते हैं 2:6। ऐसा कुछ भी मान लें आप, ए बी सी डी की वैल्यू मान लो। ठीक है, हमने ए बी को 1:3 मान लिया, बी सी को 2:6 मान लिया। यहाँ पे वैल्यू पुट करें ए माइनस डी, तो ए में से डी घटाएंगे तो -5 आएगा, एक में से -6 करेंगे तो बी माइनस सी, बी में से सी को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो है ये बड़ा है या बराबर है x के, तो x का अधिकतम मान, इससे तो कुछ बन नहीं रहा, b माइनस सी। हाँ ठीक, तो इससे जो वैल्यू है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि x जो है वो छोटा है। कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, a माइनस डी c माइनस बी होना था, a माइनस बी। जीरो कैसे अवनीश, देखें भाई ध्यान से, कुछ और वैल्यू पुट करके देखें। अगर मान लो हम ए बी को 2:3 के अनुपात में मान लें, और इसे कुछ और मान ले, लेकिन 2:3 के ही अनुपात में 10:15 मान ले, मान लो 2:3 10:15, तो इसे 2:3 मानेंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब ए और बी डी और सी से बड़ा हो। एक मिनट भाई चेक करने दो। ए माइनस डी 7 बी माइनस सी, अच्छा इसे छोड़ो, हम लोग इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको इसे बाद में बता दूंगा। मतलब इसे देखना पड़ेगा, कुछ है, कोई बात है जो अभी नहीं आ रही है दिमाग में। ठीक है, बाद में देख लेंगे, कल पहले नंबर पे यही देख लेंगे। जीरो आंसर नहीं आ सकता है, हमसे मिनिमम पूछा नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। जीरो आंसर नहीं आ सकता है क्योंकि पॉजिटिव आंसर तो हर हालत में पॉसिबल है। समझ रहे हैं, जो भी आपने तुक्का लगाया गलत लगाया। चलो इस पे आते हैं, उस पे करेंगे बात, ठीक है ना, बेफिक्र रहे। अभी यहाँ पे क्लास का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं आराम से उसे देख लूंगा और तभी बात करेंगे। कोई भी वैल्यू रखने पर माइनस वैल्यू आ रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है दीपक। आप पहले वाले ए और बी की वैल्यू 10-15 माने, दूसरे वाले की 2-3 माने, तो क्या प्रोपोर्शन में नहीं है? ऐसा मानोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है ना, कोई नहीं, हम करेंगे उस पर बात। इसे देखें, ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो ए माइनस बी ए माइनस सी और ए का अनुपात क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने पहले ही कहा है कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो कुछ भी मान लें, जैसे इसे 1:3 इसे 2:6 मान ले, प्रोपोर्शन में जो रेशियो इसका इससे है वही इसका इससे। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दे, ए माइनस बी, एक में से 3 घटाएंगे -2, ए माइनस सी,
एक में से -2 घटाएंगे तो -1 गुणा में, और a बाहर मतलब 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2। तो ऐसे वैल्यू रख के देखें कि 2 किससे आ रहा है। अगर ACD को जोड़ें 2 तो नहीं आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर नहीं हो सकता है। AD को जोड़ के BC को घटाएं, AD को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, BC को घटाएंगे 5, 7 में से 5 जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो सकता है। चारों को जोड़ेंगे 2 नहीं आएगा। AC को जोड़ के BD को घटाएंगे, AC को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, BD को घटाएंगे माइनस में आंसर आ जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अनूप, आपने गलती से हाथ उठाया या सच में उठाया? क्योंकि जितनी बार भी मैं किसी को अनम्यूट करता हूं तो पता ये लगता है कि वो गलती से हो गया था। तो आप कमेंट में बता दें, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा अगर सच में आपको कुछ पूछना है तो। सही है, तो आंसर क्या होना चाहिए? बी, ये आपका आंसर है। कुछ भी वैल्यू पुट कर ले, अगर मान लो 2 ऑप्शन कभी क्लैश कर जाए, ठीक है ना? हाँ ठीक, गलती से उठ गए। देखो भी ध्यान से, जब भी कभी 2 आंसर क्लैश कर जाए, मतलब कोई एक और ऑप्शन भी होता जिसका आंसर 2 होता, तो आप अगली बार रेशियो बदल देते, कोई और रेशियो रख लेते, लेकिन प्रोपोर्शन में होता उसे पुट करके देखते, तो फिर ऐसा नहीं होता कि दोनों बार ऑप्शन सेम क्लैश कर जाए। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो हर बार सही आएगा, वही आपका आंसर होगा। सही है, नेक्स्ट पे आ जाए। ये रहा, कह रहा है ए बी सी डी, ए बी का जो रेशियो है वही सी डी का रेशियो है, ई एफ का जो रेशियो है वही जी एच का रेशियो है। तो ए ई प्लस बी एफ प्लस ए ई माइनस बी एफ का मान ज्ञात करें, ठीक है ना? तो कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं है। आप ये भी कर सकते हो कि ए ई प्लस बी एफ है, ठीक है ना? ये भी कर सकते हो कि आप ए की जगह सी रख दो, बी की जगह डी रख दो, ई की जगह जी रख दो, एफ की जगह एच रख दो, ठीक है ना? ये समानुपात में अगर ऐसा करेंगे तो भी कोई वैल्यू आ सकती। जैसे ए की जगह सी रख दें तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ई की जगह जी रख दें तो सी जी आ जाएगा, प्लस बी एफ, बी की जगह पे डी रख दें और एफ की जगह पे एच रख दें, तो सी जी प्लस डी एच, ऐसा ऑप्शन कौन बनता दिख रहा है? सी, सी आंसर हो। अपॉन में क्या आएगा? सी जी माइनस डी एच, आंसर कौन होगा? सी, सी शुड बी द आंसर। समझ रहे बात को? कभी ऐसी वैल्यू है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे इसमें तो ए बी ई एफ आ रहा है ऊपर जो पूछा है, और ऑप्शन में सी सी डी एफ एच आ रहा है। तो ऐसे में आप ए की जगह पे सी, बी की जगह पे डी, ई की जगह पे जी, एफ की जगह पे एच रख दें, आपका आंसर आ जाएगा कौन? सी। सही है। एक और भाई थोड़ी जरूरी सूचना है इंग्लिश वालों के लिए, कि इंग्लिश का एक क्विज है जिसमें आपको सेंटेंस पहचानना है कि वो एक्टिव सेंटेंस एक्टिव है, उसकी वर्ब या पैसिव है, एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव वॉइस में। तो वो क्विज अभी इसके बाद, इस वाली क्लास के बाद जब मैं मैथ्स का क्विज दूंगा तो इंग्लिश का भी क्विज दूंगा। पूरी बात ध्यान से सुनना। आपको उसमें ये नहीं है कि आपको ज्यादा स्कोर करना है, तो कई बार लोग बेवकूफियां भी करते हैं, दोबारा जाके उसको अटेम्प्ट करते हैं, फिर अच्छा स्कोर आता है, अच्छे वाले स्कोर वाला कार्ड जो है वो वहां पे शो करता है। आपको वो लगाना है, आपका 1 नंबर आए, 1 भी ना आए, आपके पूरे नंबर आए, जो भी आए ईमानदारी से आप उसे पोस्ट करें। क्योंकि असल में क्या है, जब मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का क्या लेवल है और किस लेवल से आपको पढ़ाना है। तो अगर आप मुझे ज्यादा ईमानदार आंसर देंगे तो उसके हिसाब से मैं अपनी क्लास उसी हिसाब से आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि किस लेवल पे हैं आप लोग। अगर आप 0 लेवल पे भी हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, हम वहां से चल सकते हैं। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे, आप खड़े तो हैं बिल्कुल 0 पे और आप दिखा रहे हैं कि आप 20 नंबर पे खड़े हुए हैं, तो समस्या है। फिर मैं आपको 20 नंबर से पढ़ाऊंगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं वो सिर्फ एक क्या कहें कि एक्सपेरिमेंटल क्विज है, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कहाँ पे रुके हुए।
तो आप लोग उस क्विज को अटेम्प्ट करके मुझे बताओगे कि ऑप्शन जो भी आपके आंसर आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, चाहे एक ही आ रहा है, चाहे दो ही आ रहे हैं, चाहे पूरे आ रहे हैं, तो जो भी आ रहा है, मतलब इस बात को देखे बिना कि कोई आपके नंबर से आपको जज करेगा, आप वहां पे बिल्कुल ट्रू आंसर्स जो भी है, ट्रू रिजल्ट पोस्ट करेंगे। और सारे लोग जो इंग्लिश वाली क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे सारे लगाएंगे, चाहे गलत हो चाहे सही। भाई 50-50 है, दो ही ऑप्शन है उसमें, एक्टिव या पैसिव, फिर भी तुक्के से भी बहुत सारे सही हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो अगर आप मुझे सही आंसर्स दोगे तो मैं आपको सही पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना? कई लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में, ऐसा कई लोगों ने किया है पहले क्लास में, हम लोगों ने पकड़ा भी है उन्हें, कि वो लोग बहुत ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ मुझे आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक क्विज को दो बार लगाते हैं, पहली बार में आंसर देख लेते हैं और दूसरी बार में सारे आंसर सही करके उसका स्क्रीनशॉट पोस्ट कर देते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी वेबसाइट में सेटिंग्स चेंज कर दूंगा, आप क्विज एक ही बार लगा पाओगे, दूसरी बार लगा ही नहीं पाओगे। लेकिन मैं ये चाहता नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप उन क्विजेस को बार बार लगाओ, ताकि बात आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाए कि असल में कैसे होता है। तो मैं वो रोकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे आपका कोई भला नहीं होगा, और आप लोग बेईमानी से बाज आए, ठीक है ना? ईमानदारी से चले, ईमानदारी से चलेंगे। आप मुझे बेवकूफ बना लेंगे वहां पेपर वाले को जाके नहीं बना पाएंगे, तो बहुत ईमानदार रहें। और अगर आप मुझे ईमानदार स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको उस लेवल से पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि स्टूडेंट कहाँ पर है। तो ये एक रिसर्च टाइप का है, कोई ज्यादा देर लगेगी नहीं, 4 या 5 मिनट का क्विज होगा ज्यादा से ज्यादा। तो आप उस 5 मिनट के क्विज को लगा के उसका स्क्रीनशॉट सारे के सारे शेयर करेंगे, चाहे नंबर कोई कुछ भी आए, उससे मुझे आइडिया लगेगा कि मुझे आपको किस लेवल से उठाना है। तो जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज्यादा मुझे स्पेसिमेन मिल पाएंगे, जितने ज्यादा मेरे पास डेटा होगा, उस हिसाब से मुझे ज्यादा पता लगेगा कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ाना है, उससे आपका फायदा होगा, ठीक है? मुझे पढ़ाने में आसानी होगी, क्योंकि टीचर को पढ़ाते हुए तब मजा आता है जब सामने वाले स्टूडेंट उसकी हर एक बात को समझते होते हैं, ठीक है? तो वो क्विज आप लोग जरूर लगाना, अभी थोड़ी देर में मैं दे दूंगा। तो इंग्लिश की क्लास वही 3 बजे होगी, तो 3 बजे से पहले पहले मैं उसी हिसाब से अपनी क्लास ढाल लूंगा कि हम क्या करना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पे लेके और उसका स्क्रीनशॉट शेयर करें, इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है? भाई वीडियो ना चलाएं, कौन है आप? सही है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी है ये क्वेश्चन असल में, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन लेंथी भी बनाए जाते हैं। देखो कह रहा है 900 रुपए को एबीसी में इस तरह बांटा गया कि ए के हिस्से का 3/5 से 25 रुपए ज्यादा, बी के हिस्से के 1/2 से 30 रुपए अधिक, सी के हिस्से से 4/5 से 28 रुपए कम, आपस में बराबर हैं, ए का हिस्सा ज्ञात करें। Rupees 900 are to be divided between A, B and C such that rupees 35 more than 3/5 of A, 30 more than half of B and 28 less than 4/5 of C are equal। देखो ये जो बात कह रहा है, इसे हम अगर इक्वेशन में लिखें तो ये कहना चाह रहा है कि A का जो भी हिस्सा है उसके 3/5 में अगर 35 रुपए जोड़ दें, 35 रुपए अधिक, बी के 1/2 से, बी के 1/2 से 30 रुपए अधिक, और सी के 4/5 से 28 रुपए कम, 28 रुपए कम घटाना है, आपस में बराबर है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है, ये और ये वैल्यू इक्वल है। जैसे इसने दे रखा है, अधिक तो प्लस, कम तो माइनस, जैसे दे रखा है बिल्कुल वैसे लिख दें, तो वैसे हमने लिख दिया। अब देखो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं जो इन सबके बराबर हो, एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो, कांस्टेंट के ले लो, जो मन करे वो ले लो। हमने इन सबको के बराबर मान लिया। अब ध्यान देना, अगर हमने इन्हें के बराबर मान लिया, तो जब हम इसे के बराबर लिखेंगे, देखो पूरा समझना, हालांकि इतना मत नहीं लिखना है, 3/5 प्लस 35 बराबर के। भाई जब ये सारे बराबर हैं, इसका मतलब ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है। तो जब हम 35 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के माइनस 35, और जब 3/5 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि गुणा में उधर जाके कितना हो जाएगा, 5/3, ए की वैल्यू कितनी आएगी, के माइनस 35, 5/3। और ऐसे ही बी की, ऐसे ही सी की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो सही करें इसे, कि जब आप इसे के फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहेंगे ए की वैल्यू कितनी आएगी, के माइनस 35 गुणा 5/3, ये 3/5 उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा,
ये आ गई ए की वैल्यू, और हमें पता है a प्लस बी प्लस सी कितना है 900। ए की जगह पे हम इसे लिख सकते हैं, प्लस कर दे बी की वैल्यू लिखें। अगर हम इसे k के बराबर लिखेंगे तो 30 इधर जाएगा, k माइनस 30, और ये 1/2 उधर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, प्लस सी। सी की वैल्यू अगर आप निकाले तो 28 इधर जाएगा तो k प्लस 28, और 4/5 उधर जाएगा तो 5/4। तो ध्यान से देखें, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, और अगर तीनों को जोड़ा जाए तो 900 रुपए बनते हैं, क्योंकि तीनों में 900 रुपए बांटे गए थे। समझ रहे बात को? सही आंसर आपका तुषार, सही। और देखें, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अब इसे क्या कर लें, सॉल्व कर लें। ये लंबा क्वेश्चन, ये पेपर में भी लेंथी होगा, ठीक है ना। आप कितना भी छोटा कर लें इसे, बस यही कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को लिख के डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकें। उसके लिए आपको 2-4 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के, जो छोटे से छोटा तरीका पॉसिबल है वो ये कि इस लाइन को पढ़ के आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकें, सेकेंड वाली। अगर आप ऐसा कर पाएंगे, बस इससे छोटा इसे नहीं किया जा सकता है, बाकी इसे अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/3 के हो जाएगा, यहां से के वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 की के से गुणा करेंगे तो प्लस 2 के हो जाएगा। 5/4 की के से गुणा करेंगे तो 5/4 के हो जाएगा। फिर इसकी इससे गुणा कर दो 3 से, तो ये कटेगा नहीं, 35 पंजे 175/3 आएगा। इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये कितना, ये माइनस में आएगा। ये 30 दूनी 60 आएगा, माइनस का 60। ये कितना आ जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 7 7 पंजे 35 प्लस का 35 बराबर 900। सही। तो 35 और 60 इसमें से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 25। माइनस का 25 इधर लाएंगे तो 900 में जुड़ जाएगा 925, और ये वाला माइनस 175/3 इधर लाएंगे तो ये प्लस 175/3 हो जाएगा। ठीक है ना, हमने इधर उधर ले गए, आप जैसे चाहें वैसे ले जाएं, अगले स्टेप में लेके। इनका हम एलसीएम ले सकते हैं, इनका एलसीएम 4 3 12 आ जाएगा, तो 3 चौक 12, 4 पंजे 20 के, ये 12 दूनी 24 के, ये 4 3 12, 3 पंजे 15 के बराबर। 3 एलसीएम लेंगे तो 925 दिया 27 75, 27 75 28 50 29 50, 2950/3 हो जाएगा भाई। 9 27 75, 27 75 में 100 जोड़ेंगे 28 75, 28 75 में 75 जोड़ेंगे 2950। इन्हें जोड़ लें, कितना होता है, 24 15 39 59। 3 से इसे काट लें, 4 बार कट जाएगा, तो इससे क्या आएगा, 59k/4 इक्वल्स टू 2950। तो देखो 59 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 पंजे 30, 5 बार कट जाएगा, और 4 से के बराबर कितना आ जाएगा, 50 चौक 200। लेकिन ये के की वैल्यू आई है, हमारा आंसर नहीं। उसने पूछा है ए का हिस्सा ज्ञात करो, तो ध्यान से देखो, ये पूरा ए का हिस्सा है, k माइनस 35 गुणा 5/3। तो यहाँ पे हम 200 रखेंगे, 200 माइनस 35 आएगा 165, और उसको 5/3 से काट देंगे। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 पंजे 275। आंसर होना चाहिए डी। समझ रहे हैं? तो ये लेंथी सवाल है। आप कहोगे कि इतना लेंथी पेपर में किया जा सकता है? देखो भाई, दो बातें हैं। एक तो ये कि आपको छोटे सवाल बहुत छोटे करने पड़ेंगे, टाइम बचाना पड़ेगा। आप आज के पेपर में ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सारे क्वेश्चन ऐसे आए जो 20-30 सेकंड में हो जाए। 70% 80% तक क्वेश्चन में ऐसे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो होते हैं ऐसे, ठीक है ना। बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएससी की बात कर रहा हूँ। बैंक में इतने क्वेश्चन नहीं होते जो 30-30 सेकंड में हो जाएं ज्यादा, इसीलिए बैंक की कट ऑफ भी उस मुकाबले कम जाती है। अब पिछले टाइम से कुछ ज्यादा जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अपने पेपर का लेवल थोड़ा डाउन कर दिया है और स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बेहतर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए कट ऑफ ज्यादा गई, काफी ज्यादा। पहले तो 50% पे सिलेक्शन होता था, 50-52%। अभी पिछले कुछ टाइम से ये सिस्टम जो है, 1 आध साल से बिगड़ गया है।
उन्होंने पेपर का लेवल डाउन कर दिया है। तो ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तो आपको इनके लिए प्रिपेयर रहना है। तो इसमें आपको सोचना ना पड़े, इसलिए आपको पहले से तैयारी रखनी कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है हमें, समझ रहे। अब इसे कितना छोटा किया जा सकता है, तो वो अगले क्वेश्चन में देखो, सिमिलर क्वेश्चन है। कितना छोटा, ज्यादा से ज्यादा कितना छोटा किया जा सकता है, क्या पॉसिबल है इसमें। तो ज्यादा से ज्यादा बस इसे इतना ही छोटा किया जा सकता है कि आप इससे डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते। 2750 को एबीसी में इस तरह बांटा गया कि ए के हिस्से के 5/11 से 100 रुपए अधिक। तो अगर मैं इसे के की फॉर्म में लिखता तो 100 रुपए अधिक है तो के माइनस 100 होगा भाई, जब हम उधर ले जाएंगे, क्योंकि ए गुणा 5/11 प्लस 100 बराबर के, तो 100 उधर जाएगा माइनस होगा, 5/11 को पलटेंगे कितना आएगा 11/5, ये तो आ जाएगा ए का हिस्सा। अगर बी का हिस्सा निकालेंगे 150 अधिक, तो k माइनस 150 गुणा 3/5 की बजाय 5/3, और सी का हिस्सा लिखेंगे तो 120 रुपए कम, 120 उधर कम है तो इधर आके जुड़ जाएगा 120 गुणा 5/4। ये आपस में बराबर थे हिस्से एबीसी के, और एबीसी का ये हिस्सा आया, और तीनों मिलके कितने हैं 2750। इसे सॉल्व कर लें, ये 11/5 के, यहां से k निकाले तो 5/3 के, यहां से 5 निकाले 5/4 के, यहां से 11/5 की अंदर गुणा करेंगे, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, 11 दूनी 22, 220 माइनस का माइनस 220, इसके अंदर गुणा करेंगे 3 से ये 50 बार कटेगा, माइनस 250, 4 से काटेंगे 30 पंजे 150 बराबर 2750। इसे देखो भाई, 150 इस 250 में से कटेगा तो माइनस का 100 बचेगा, ये माइनस का 320 इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा तो प्लस 320 हो जाएगा। इसमें एलसीएम ले लें 60 आ जाएगा, 5 से 12 कटेगा 132 के, 3 से काटेंगे 20 पंजे 100 के, 4 से काटेंगे 15 पंजे 75 के, बराबर इसे जोड़ेंगे तो 3070। इन तीनों को जोड़ लें, 5 2 7, 100 200 7, 307 के बटे 60 बराबर 3070। इससे इसे काटेंगे 10 बार कट जाएगा, के की वैल्यू कितनी आएगी 10 × 60, के बराबर 600। पूछा है बी का हिस्सा बताओ, तो ये बी का हिस्सा है, तो 600 माइनस 150 450 गुणा 5/3, 3 से काटोगे 150, 150 पंजे 750, आंसर कितना आना चाहिए 750। सही है भाई, आंसर होगा ए। कोई डाउट हो तो बताएं। लेंथी है ये दोनों सवाल, कई लोगों ने तो स्किप ही कर दिए ये, लेकिन मेंस में ऐसे सवाल आएंगे, आप इनके लिए तैयार रहें। समझे अभी बात को। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसे भी समझे, हालांकि काफी आसान बात है। इस सवाल को कई तरीके से किया जा सकता है। कह रहा है अगर 54 रुपए को 150 बच्चों में इस तरह बांटा गया कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को 20 और 50 पैसे प्राप्त होते हैं, तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना, लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें। 55 रुपीज है, 150 बच्चे हैं, कुल मिला के 150 बच्चे हैं, तो बताओ प्रत्येक लड़की प्रत्येक लड़की लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो भाई, इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इक्वेशन से भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। जैसे आप मान लें 150 बच्चे, तो अगर हम मान लें 150 के 150 गर्ल्स होती,
अगर सारे 150 गर्ल्स होते और सबको 20-20 पैसे मिलते, भाई सारी 150 जो है वो गर्ल्स होती तो सबको 20-20 पैसे मिलते, तो 150 को 20 पैसे से गुणा कर दें, 20 पैसे को 0.2 रुपए लिख दूं भाई, 15 दूनी 30, तो 30 रुपए बांटे जाते। एक बार हम मान लेते हैं कि सारे बच्चे लड़कियां थी, तो ऐसी सिचुएशन में बांटने के लिए 30 रुपए की जरूरत पड़ती। और एक बार आप मान लें कि सारे बच्चे जो थे वो लड़के थे, तो 150 बच्चों में अगर 50-50 पैसे बांटते तो 15 पंजे 75, 75 रुपए की जरूरत पड़ती। ना तो रुपए 30 है ना 75 है, असल में ना तो सारे लड़के हैं ना सारे लड़कियां हैं, असल में रुपए कितने हैं 54। अगर आप इसे तिरछा घटाएंगे तो आपको लड़के लड़कियों का अनुपात मिलेगा। 54 में से 30 घटा दें कितना बचेगा 24, 75 में से इसे घटा दें कितना बचेगा 21, इनका रेशियो कितना आएगा 7-8। मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है 7-8। तो पूछ रहा है लड़कियों की कुल संख्या बताओ, तो टोटल लोग है 150, उसमें से लड़कियों का रेशियो कितना है 7, कितने में से 7-8 15 में से, मतलब 70 लड़कियां रही होंगी। 10 को 7 से गुणा करें 70, 80 लड़के रहे होंगे। बढ़िया, 21 का 80, 70। एक तरीका ये है, एक तरीका इक्वेशन वाला भी है, हालांकि थोड़ा ऑब्सलीट हो गया है, अब लंबे टाइम से मैंने उसे कभी किसी को यूज करते नहीं देखा है, लेकिन पुराने जमाने में जब हम लोग पढ़ा करते थे एकेडमिक में तो वही लगाते थे। इसमें क्या है कि उसने पूछा लड़कियों की संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं लड़कियां कितनी है x है, तो अगर x लड़कियां हैं उन्हें 20-20 पैसे मिलेंगे तो 0.22 रुपए मिलेंगे। बाकी बचे हुए लड़के होंगे, तो 150 में से x घटा दें तो लड़के रहे होंगे, और लड़कों को 50-50 पैसे मिलेंगे, और टोटल कितने 54 रुपए बटेंगे। हालांकि ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है ना। 0.2 ये 0.5x, 0.5x में से 0.2x बचेगा तो -0.3x आएगा। 150 की 0.5 से गुणा करेंगे 75 आएगा, 75 इधर ले जाके आप घटा देंगे, तो 75 में से 54 घटेगा कितना बचेगा -21 बचेगा। इससे इसे काट दो, पॉइंट से इधर 0 लगा दो, 3 से इसे काटेंगे कितना आएगा 70। लड़कियों की संख्या 70 रही होगी। सही है भाई। कोई डाउट नहीं है किसी को? या तो एलिगेशन से कर लो या इक्वेशन से कर लो, क्वेश्चन किसी भी तरह से मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। इसके बाद हम लोग मिक्सचर एलिगेशन करेंगे। एक और जरूरी सूचना है, मिक्सचर एलिगेशन और एज के जो भी मुश्किल सवाल आपके पास हो, ध्यान देना, जो भी मुश्किल सवाल हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी भेज दिया कूड़ा कचरा, जो आपको लगता हो कि हाँ ये क्वेश्चन मतलब आसानी से नहीं हो जाता है, तो ऐसे जितने भी मुश्किल सवाल आपके पास हो वो आप ग्रुप में भेज दें। मैं ग्रुप में उसके आंसर नहीं दूंगा, मैं आगे आने वाली रेशियो वाली शीट में उसे शामिल कर लूंगा। एक बात और समझना, जब आप कोई सिंगल क्वेश्चन पूछते हो तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पास आंसर तो होता है लेकिन मैं आंसर देता नहीं। कारण ये है कि क्योंकि वो क्वेश्चन इतना बीच से कहीं से पूछा गया होता है कि मुझे लगता है अगर मैं सॉल्यूशन करके भेजूंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो हुआ क्या है। समझ रहे हैं ना बात को? तो कई बार हम ऐसे क्वेश्चन के आंसर देते ही नहीं है, मुझे लगता है हम उसे कहीं ना कहीं संभाल के रख लेते हैं या पर्टिकुलर शीट में डाल देते हैं, ताकि जब भी अगली बार वो टॉपिक जब आएगा तब हम उस पर आसानी से डिस्कस कर लें। असल में क्या होता है, आप जब मैं पढ़ाता हूँ आपको तो आप देखते हो कि एक सिस्टम है, पहले इजी सवाल आता है, फिर उसके जैसा मुश्किल आता है, फिर थोड़ा और मुश्किल आता है, फिर थोड़ा और मुश्किल आता है, तो एक सीक्वेंस है। और अगर मैं बिल्कुल आखिरी वाला सवाल आपको पहले नंबर पे करा दूं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको समझने में। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए कभी कभी आप ऐसे सवाल पूछते हैं, जैसे ज्योमेट्री के उस दिन भी मैंने कहा था कि कुछ लोग क्वेश्चन भेजते हैं। अब ज्योमेट्री के क्वेश्चन अगर सिर्फ आपको सॉल्यूशन करके दे दिया जाए तो आपको समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग ज्योमेट्री के अभी क्वेश्चन ना भेजें, हम लोग जब ज्योमेट्री टॉपिक पे जाएंगे तो हम लोग उस पर बात करेंगे तरीके से, ठीक है ना, सारे को पूरे को कंट्रोल करें, कवर करेंगे, जैसे इन वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं वैसे उसे भी करें। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो और ध्यान से इन बातों को समझते चलें। जो हो रहा है उस पर ध्यान दें, जो रह रहा है उस पर ध्यान नहीं दें।
और इसमें बताओ, अगर आपको रेशियो में लगाओ कि किसी टाइप का क्वेश्चन रह गया है, कुछ भी रह गया है, तो आप मुझे भेजो, हम लोग उसे भी इंक्लूड कर लेंगे। समझ रहे हैं, मैं कुछ छोड़ने का आदी नहीं। तो आप लोग ध्यान दें कि जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जो भी मुश्किल सवाल आपके पास हो आप मुझे भेज दें तुरंत, हम लोग उस पर काम करेंगे, उसको और बेहतर बनाया जा सकेगा तो बनाएंगे। तो जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतनी आपकी क्लास बेहतर होती चली जाएगी। जितनी आप कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा कोशिश मैं भी करूंगा। यहाँ से कह रहा है कुछ पुरुषों और कुछ महिलाओं, तो जैसे मैंने पूछा है कि रेशियो के क्वेश्चन जो मुश्किल हो, तो थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ, ज्यादा नहीं तो 15-20 मिनट, कोई आधा घंटा आप भी सर्च करें कि कहाँ पे मुश्किल सवाल आपको मिलते हैं। क्योंकि जो मैं जानता हूँ सोर्स, हो सकता है आप उससे अलग सोर्स जानते हैं, तो हो सकता है आप और काफी मुश्किल सवाल निकाल के ले आए जो मैं शायद ना पहुंच पाऊँ वहां तक। तो अगर सारे लोग 20-20 मिनट दोगे, मान लो 30 लोग इस क्लास को लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, और आपके पास से सिर्फ 20 मिनट गए। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को सारे लोग एक एक दो दो क्वेश्चन देंगे, हम क्लास को बहुत रिच बना पाएंगे। आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। देखें ध्यान से, कुछ पुरुषों और महिलाओं की कुल सैलरी का अनुपात 8:9 है। अगर एक पुरुष और एक महिला की सैलरी का रेशियो 6:5 हो और महिलाओं और पुरुषों की संख्या 423 हो, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ कुछ नौकर हैं, आप सब लोगों को 3,000 रुपए तनख्वाह देते हो, सबको मिला के सब लोगों को 3,000 तनख्वाह देते हो, और मैं आपसे कहूं कि हर एक को 600 रुपए देते हो, तो बताओ कितने लोग हैं? भाई सबको मिला के टोटल 3,000 देते हो, और एक एक को, प्रत्येक को 600 रुपए देते हो। तो बहुत आसान है, आप कहोगे नहीं हिंदी वाली वैल्यू पे जाएं भैया। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर कभी भी होगा कोई दिक्कत तो हिंदी वाली वैल्यू को ही माने, बाकी हम करके देख लेंगे, अभी जो सेट बैठेगी उसे मान लेंगे। तो देखो भाई, टोटल अगर मैं कहूँ आप 3,000 देते हैं और एक नौकर को 600 देते हैं, तो आप यही तो कहोगे कि 600 से 3,000 को काट देते हैं, 5 नौकर रहे होंगे भाई, 600 लोगों को दिए जाते होंगे, तो टोटल सैलरी कितनी होगी? 3,000। मतलब टोटल सैलरी को अगर एक आदमी की सैलरी से भाग दें तो हमें लोगों की संख्या मिलती है। और इसी बात को अगर हम यहाँ पे यूज करें, तो पुरुषों और महिलाओं की कुल सैलरी का अनुपात 8:9 है। पुरुषों की सैलरी अगर 8 रुपए है तो महिलाओं की सैलरी 9 रुपए है, सबकी मिला के। और एक पुरुष और एक महिला की सैलरी का अनुपात 6:5 है। अगर हम टोटल सैलरी को एक पुरुष और एक महिला की सैलरी से करेंगे भाग, तो जो रेशो आएगा वो उनके नंबर का रेशो होगा, क्योंकि रेशो को डिवाइड कर रहे हैं तो रेशो ही आएगा, नंबर तो आएगा नहीं। तो ऐसे में आप क्या करें, 8 और 6 और 9/5 का रेशियो निकालें। इनका रेशियो निकालना हमने सीखा है, फ्रैक्शन में वैल्यू एलसीएम ले लो, या इसे इधर गुणा कर दो 40, इसे इधर गुणा कर दो 9 6 54, और उसके बाद इसे काट लो, जो कटता हो 20 और 27। समझ रहे हैं ना बात को? या एलसीएम ले लें, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 20 और 27। मतलब ये पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मैन, पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो टोटल लोग है 423, उसमें से पुरुष कितने हैं? 20, कितने में से? 47 में से। ठीक है ना, 47 से इसे काटेंगे तो ये 9 बार कट जाएगा, तो 20 दूनी में 180। आंसर कितना आएगा? 180। तो इंग्लिश वाले को सही कर लें भाई। देखो कॉन्सेप्ट समझ के करना, रटना मत। क्यों आया ऐसा कि जब आप सभी पुरुषों की, जैसे मैं कहूँ आपकी फैक्ट्री में कुछ कर्मचारी हैं, नंबर नहीं पता आपको, आप सबको मिलकर 10,000 रुपए तनख्वाह देते हो, डेली डेली 10,000 रुपए मजदूरी देते हो कुछ लोगों को, और एक आदमी की मजदूरी जो है वो 1,000 रुपए। तो आप कहोगे कि इसके कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना, 10 लोग होंगे, 1,000 दिए तो 10 लोगों में 10,000 बट गए। ऐसे ही है कि सारे पुरुषों को 8 रुपए मिलते हैं, तो पुरुष, एक पुरुष को 6 रुपए मिलते हैं, तो आप कहोगे पुरुषों का रेशियो जो है वो 8/6 होगा। समझ पा रहे हैं ना बात को? किसी को कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए कोई जरूरी नहीं कि परफेक्ट नंबर आए।
सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे ख्याल से हो नहीं पाएगा, हो तो जाएगा लेकिन समझाने का टाइम नहीं मिलेगा। होने को तो कुछ भी है नहीं, इन तीनों को इन तीनों वैल्यू से भाग दे दो, तो 4 तिये 12, 3 पंजे 15, 8 दूनी 16, ये रेशो आ जाएगा और इस रेशो में आप धन को बांट लेंगे। और बाकी दे रखा है पुरुष महिला और बच्चे इतने, तो प्रत्येक महिला का धन भी निकाल लेंगे। लेकिन इतना टाइम नहीं बचेगा कि इसे समझाया जा सके, तो हम लोग भाई कल करते हैं बात। जो लोग YouTube वगैरह पे देखते हैं तो वो लोग कम से कम कुछ गाली निकाल दिया करो कमेंट में, सही है ना? तो अच्छा लगता है, कम से कम कुछ तो बोलते हैं ना आप लोग, सुनने में अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।